हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अल्टरनेटिंग करंट में हमारा टॉपिक है रिजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सीरीज सर्किट भी रिजोनेट करता है, रिजोनेंस होता है इसमें। रिजोनेंस का एक मोटा माने लगा लीजिए कि चूँकि ये करंट है तो यानी करंट बढ़ जाएगा। हम लोग 11th क्लास में साउंड में पढ़े थे रिजोनेंस। तो साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, कोई ख़ास फ्रीक्वेंसी पर साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता था तो आपको में ये रिजोनेंस होता था। अच्छा, और यहाँ क्या है, यहाँ भी उसी तरह का है कि अगर सोर्स का फ्रीक्वेंसी, सोर्स जो है उसका फ्रीक्वेंसी एलसीआर सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर मिल गया तो करंट एम्पलीट्यूड जो है काफ़ी बढ़ जाएगा और इसी फिनोमिनन को कहते हैं हम लोग रिजोनेंस। तो अभी थोड़ा देखिए, अभी डिटेल में होता क्या है कि जो भी ऑसिलेटिंग मतलब सिस्टम होता है, कॉमनली देखा गया है कि उसी में रिजोनेंस वाली बात होती है। तो हमारा एलसीआर सर्किट में क्या है, हम लोगों ने देखा है कि जेड का वैल्यू माने इम्पीडेंस का वैल्यू जो डिपेंड करता है इस सब पर, और अगर ओमेगा माने सोर्स का फ्रीक्वेंसी को वैरी किया जाए इस ढंग से कि एक्स सी इक्वल टू एक्स एल हो, यानी एक्स सी माइनस एक्स एल 0 हो, तो उस केस में जेड का मान कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी आर। ई जब तक प्लस में रहेगा तो उस समय जेड का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म जो है ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगा, यानी जेड का वैल्यू आर हो जाएगा, यानी मिनिमम हो जाएगा। लेकिन एक्स सी माइनस एक्स एल जो है वो कितना हो जाएगा, 0, यानी एक्स सी इक्वल टू एक्स एल। तो एक्स सी का वैल्यू 1/ओमेगा-c, एक्स एल का वैल्यू ओमेगा-l, इससे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC और ओमेगा इक्वल टू √1/LC। ये वैल्यू जो है ओमेगा का, देखिए LC माने एलसीआर सर्किट का मतलब जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। √1/LC जो होता है ओमेगा का वैल्यू, इसको एलसीआर सर्किट का रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसीलिए कॉल्ड रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा नॉट से। तो ओमेगा नॉट जब एक्स सी इक्वल टू एक्स एल है तब न ओमेगा आता है √1/LC। तो उस समय जो ओमेगा का वैल्यू आएगा व्हेन एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल, तो वही कहलाएगा सर्किट का रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उसका वैल्यू होगा √1/LC। इसीलिए रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का हमने को बॉक्स कर दिया। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर
यानी ओमेगा यदि √1/LC हो या ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/LC हो तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको तो हमने 0 करके ही ये निकाला है। इसलिए कहा जाता है कि एट दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट करंट एम्पलीट्यूड I नॉट इक्वल टू V0/Z, क्योंकि करंट जो होता है वह होगा V0/Z। अब V0/Z कहने का मतलब क्या है कि Z तो मैंने इस फ्रीक्वेंसी पर Z हो जाएगा R के बराबर, क्योंकि ये टर्म तो हो जाएगा ख़त्म, तो R² और रूट ओवर दिया हुआ है, यानी निकालिएगा R होगा, यानी Z इक्वल टू R। यानी करंट एम्पलीट्यूड I नॉट जो होता है V0/Z, वो इस फ्रीक्वेंसी पर हो जाएगा V0/R, क्योंकि उस समय Z इक्वल टू R हो जाता है। तो देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट का, करंट एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू है जब R मान लिया जाए कांस्टेंट। तो अब एक हम लोग आई कांस्टेंट, तो हाँ एक लाइन और देखिए, दस एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा नॉट इक्वल टू √1/LC द करंट एम्पलीट्यूड I नॉट इज इक्वल टू V0/R इज मैक्सिमम एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड रिजोनेंस। रिजोनेंस बताए नहीं कि जब एम्पलीट्यूड, पहले ही बताए कि जब कोई चीज़ का सिस्टम का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए करंट का या कोई और मतलब जो क्वांटिटी का, तो उस समय में वो कहलाता है आपको कि रिजोनेंस, ये फिनोमिनन को कहा जाता है। तो रिजोनेंस होने के लिए ओमेगा नॉट मस्ट बी इक्वल टू √1/LC। अच्छा, अब ये एक फिगर बनाया गया है, देखिए, माने करंट एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा का, और देखिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ R लेके, क्योंकि ये देखिए ये इसी में से R को अगर हम बदलते चलते हैं, मान लीजिए यहाँ R ज़्यादा है R1, तो ऐसा कर्व आएगा रिजोनेंस कर्व, यानी थोड़ा फ्लैट टाइप का आएगा, एकदम शार्प नहीं आएगा। R और छोटा कर दीजिए, R2 कर दीजिए, ये तो R डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर में रहने के कारण R जब छोटा होता जाएगा तो करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए अगर R1 से R2 बड़ा हो तो करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। देखिए ये तो करंट दिखा रहा है ना, यानी R का वैल्यू, R का वैल्यू घटते जाने से करंट एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा। इसलिए R1 अगर एक रेजिस्टेंस है तो फ्लैट है, और R2 जो R1 से छोटा हो तो कर्व शार्प होते चलता है, शार्प, यानी आवाज़ जो है कोई वो मतलब और बढ़िया सुनाई पड़ेगा। अच्छा, एक वैल्यू ई भी दिखा दिए हैं, जबकि वो प्रैक्टिकल तो होता नहीं है कि मान लीजिए सर्किट का R 0 हो जाए, तो यहाँ से देखिए सर्किट का अगर R 0 हो गया तो करंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई सर्किट में रेजिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकता, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। हाँ, आप कम करते करते बहुत कम कर सकते हैं, तो उतना ज़्यादा मतलब जो शार्पनेस आएगा ये कर्व में I नॉट वर्सेस ओमेगा
कर्व जो है उसमें जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा शार्प होते चलेगा। और R = 0 पर इन्फिनिटी, कहने का मतलब इन्फिनिटी चला गया, जो प्रैक्टिकल केस नहीं है, लेकिन आपको ऐसे दिखा दिया गया है कि R अगर 0 हो जाए तो एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ऐसे पैरेलल लाइन चलेगा, वो इन्फिनिटी पर जा कर के मिलेगा, जो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। तो मेन बात है कि आप जो है ये समझिए कि ये सर्किट का एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है जो सोर्स के फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज के सोर्स के, ओमेगा क्या है, वोल्टेज के सोर्स का फ्रीक्वेंसी है ना, V = V0 sin ω t माने थे हम, तो उसके फ्रीक्वेंसी से अगर मिल जाएगा इस ढंग से, जब √1/LC होता है उसका वैल्यू, तो उस समय में सर्किट का करंट जो है वह करंट मैक्सिमम वैल्यू पर रहता है, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि R कांस्टेंट हो। तो कहने का मतलब कि ये घटना को ही रिजोनेंस कहते हैं, और हम लोगों को रिजोनेंस का प्रैक्टिकल मतलब जो इम्पोर्टेंस भी है, जैसे रेडियो का स्टेशन कैसे लगता है, ऐसे ऐसे घिसकाते हैं ना रेडियो का, या चैनल का मतलब चेंज कर देते हैं टीवी में, तो कैसे लगता है, हम लोग एक्चुअली टीवी या रेडियो के सर्किट का रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी को उतना करते हैं जितना कि सिग्नल का फ्रीक्वेंसी आ रहा है एंटेना पर, क्योंकि जब वो सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के बराबर हमारा टीवी या रेडियो के सर्किट का रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा, तभी आवाज़ रेडियो से निकलेगा या टीवी से आवाज़ या फोटो निकलेगा, क्योंकि उस समय में ट्यूनिंग होता है। तो कहने का मतलब रेडियो और टेलीविज़न को ट्यूनिंग करने के लिए हमारा ये जो है रिजोनेंस वाला फिनोमिनन, ये इसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। तो वही चीज़ आप ठीक से समझ लीजिए। अच्छा, कैसे, एक सवाल उठता है कैसे हम रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, तो देखिए ये है ना, यही ना रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ω0 = √1/LC। तो जनरली कैपेसिटर को घटा बढ़ा के आप ω0 का वैल्यू ऐसा फिक्स कीजिए कि वो सोर्स के यानी सिग्नल के ओमेगा के बराबर हो जाए, बस ट्यूनिंग हो जाएगा, आवाज़ या पिक्चर आने लगेगा, बस यही समझिए। अब एक चीज़ है शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस या क्वालिटी फैक्टर। तो देखिए क्या होता है, करंट का एम्पलीट्यूड हमको दिया जाता है V0/√R² + XC - XL होल स्क्वायर। इसको अगर आप बदल दीजिएगा वही ω/C ω/L में, तो इतना हुआ। और I0 कब मैक्सिमम होता है, तो व्हेन XC = XL, यानी उससे जो निकला था यहाँ ω = ω0 1/√LC या √1/LC, एक ही बात है। कहता है फॉर वैल्यूज ऑफ ओमेगा, अगर सोर्स का फ्रीक्वेंसी ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के थोड़ा सा आगे या पीछे रहे, हाँ, तो क्या होगा, फॉर वैल्यूज ऑफ ओमेगा अदर देन ω0, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए आप फोटो से भी समझिए। मान लीजिए कि ω0 का ये है करंट,
तो आप चाहे इससे बढ़ाइए तो भी आई घट जाएगा, या घटाइए तो भी आई घट जाएगा। यानी जहाँ जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उससे कम या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर, उससे कम या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर करंट का एम्पलीट्यूड घट जाता है, यही कहना है यहाँ। तो ग्राफ से एकदम स्पष्ट है। करंट एम्पलीट्यूड है स्मॉल हो जाता है, चाहे हम रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कर दें या रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी कर दें। तो इसका मतलब दो वैल्यू लीजिए इसी के अगल बगल। एक तो मान लीजिए ओमेगा 1 इधर ओमेगा नॉट से ज़्यादा, और एक ओमेगा 2 मान लीजिए आपको इससे कम। और डिफरेंस जो है वो मान लीजिए डेल्टा ओमेगा नॉट से ओमेगा 1 का भी डिफरेंस है डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 का भी डिफरेंस है डेल्टा ओमेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। ये थोड़ा सा डेल्टा ओमेगा है और इधर भी डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा 1 हम माने हैं इधर को बड़ा को, तो ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, एंड ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। तो ये डिफरेंस लीजिए तो दोनों का, माने ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का डिफरेंस लीजिए। तो डिफरेंस लिए हैं, वैल्यू डाल दीजिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 का, ओमेगा नॉट कट के 2 डेल्टा ओमेगा। ये 2 डेल्टा ओमेगा यानी ये वैल्यू ही बैंडविड्थ कहलाता है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 और दोनों के बीच का डिफरेंस को ही बैंडविड्थ कहते हैं, जो बराबर होता है 2 डेल्टा ओमेगा का। समझे? तो इसी को कहते हैं बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। अब ये क्वांटिटी जो है ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा यानी बैंडविड्थ is a measure of sharpness of the resonance। माने ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा से हमें पता चलता है कि शार्पनेस कम या ज़्यादा होगा। नेचुरली अगर बैंडविड्थ ज़्यादा है तो शार्पनेस कम होगा, और बैंडविड्थ कम है मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के करीब है तभी ना कम होगा डेल्टा ओमेगा। तो उस समय में उसका शार्पनेस जो है ज़्यादा होगा रिजोनेंस का। तो वो चीज़ भी वही चीज़ लिखा हुआ है, द स्मॉलर डेल्टा ओमेगा द नैरोअर और शार्पर इज द रिजोनेंस। जितना छोटा होगा डेल्टा ओमेगा डिफरेंस इससे, तो उतना ज़्यादा ये कर्व जो होगा शार्पर या नैरोवर होगा। रिजोनेंस का। अच्छा अब देखिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से 2 डेल्टा ओमेगा कैलकुलेट किया जा सकता है। वो बराबर R/L होता है। जो लंबा चौड़ा थोड़ा सा डिराइवेशन होता है, यहाँ उतना ज़रूरी नहीं हम समझते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये बैंडविड्थ जो है 2 डेल्टा ओमेगा वो R/L के करीब होता है। तब ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा, तो ओमेगा नॉट बाय R/L, L ऊपर चला गया, ओमेगा नॉट L/R। तो ये रेशियो जो आया ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा का इक्वल टू ओमेगा नॉट L/R,
इसी को कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, और सर्किट का क्वालिटी फैक्टर, और उसको Q द्वारा दिखाते हैं। तो Q कितना हो गया? क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट L बाय आर, ओमेगा नॉट L बाय आर। अच्छा, आप जानते हैं कि ओमेगा नॉट कितना होता है? √1/LC, स्क्वायर कर दीजिए तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 1/LC, और L को वहाँ से स्क्वायर कर जो किए हैं उससे रिप्लेस कर दीजिएगा, तो क्वालिटी फैक्टर में 1/ओमेगा नॉट CR आ जाएगा। यानी दोनों तरह का फार्मूला है, एक LR वाला, एक CR वाला फार्मूला है। तो ये चीज़ को आप ठीक से देख लीजिए कि ये जो है क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला है। अच्छा, एक और चीज़ जान लीजिए, यहाँ तो मैंने लिखा नहीं है कि रिजोनेंस तभी होगा जब सर्किट में L और C दोनों रहे, क्योंकि तभी एक दूसरे का वोल्टेज को वो अपोज करेगा, तब जीरो हो सकता है ये टर्म। अगर LR सर्किट हो या CR सर्किट हो तो वो रिजोनेंस नहीं करेगा। रिजोनेंस होने के लिए L और C सर्किट में होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ एक लाइन लिख दूँ, फॉर रिजोनेंस, फॉर रिजोनेंस circuit must contain must contain L and R, LR और CR circuit does not show resonance, does not show resonance। बात क्लियर है? रिजोनेंस कब होगा? तो हम लोग तो वहीं से बेसिक शुरू किए थे कि XC और XL को हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर जब C और L रहेगा तब न बराबर कीजिएगा। तो रिजोनेंस के लिए ये ज़रूरी है। और LR और CR सर्किट रिजोनेंस उसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि LR में C नहीं है, CR में L नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप मोटा मोटी रिजोनेंस LCR सर्किट का समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो आप लाइक कर देंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा। दूसरे को मदद करना है तो आप उसको व्हाट्सएप वगैरह से भेज दीजिएगा ताकि उसका भी स्टडी चले। दैट्स ऑल, थैंक यू।